Hello dear student, I hope that you must be happy. So today we are going to discuss one more important chapter of your account book, and that is the dissolution of the partnership form. So far we have already covered the fundamental of partnership, change in the profit sharing ratio among the existing partnership, admission, retirement and death. इन सारे के सारे टॉपिक्स में से सबसे ज़्यादा अगर इजी कहीं कोई है तो वो है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पर अपन को करना क्या है, बहुत सिंपल है। फर्म इज गोइंग टू क्लोज डाउन इट्स बिजनेस, सो ऑटोमेटिकली क्या करना पड़ेगा, फर्म को सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से करेगी भाई? तो ऑब्वियसली जितना पैसा फर्म में लगाया है पार्टनर्स ने फर्म के एसेट्स को खरीदने में, उन सारे की सारे एसेट्स को बेचेगा एंड इसके बाद में उससे जो पैसा रियलाइज होता है उस पैसे से सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटी का पेमेंट कर दो। ठीक, इसके बाद में जो पैसे बचेंगे उससे पार्टनर्स के लोन का पेमेंट करिएगा। इसके बाद भी अगर कोई पैसे बचता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाके उनका फाइनल पेमेंट कर दो, उनके क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है, और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है कैपिटल अकाउंट में तो ऑटोमेटिकली उनसे पैसे मंगा लीजिएगा क्योंकि वो डेफिशिएंसी का अमाउंट है। एंड फाइनली हमें कैश अकाउंट बना के पता करना है कि कितना पैसा आया और किस तरीके से अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बात खत्म। इतना सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पर जितना भी अपन ने क्या किया था, न्यू रेशियो निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, सब कुछ खत्म। यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इफ समवन आस्क यू देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, देन हाउ विल यू डिफाइन? देन वी कैन सिंपली आंसर व्हेन द फर्म डिसाइड्स टू close down its business, assets are sold out, liabilities are paid off, and out of the remaining amount, first of all the partner's loan account, and afterwards the partner's capital accounts are settled. So this particular process will be considered as the dissolution of the partnership firm. When the partnership firm is going to be dissolved, at that moment the partnership will automatically be dissolved. But पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि फर्म डिसॉल्व होगी। कंपलसरी नहीं है, वो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। इफ द पार्टनर्स वांट टू कंटिन्यू विद द न्यू एग्रीमेंट एट दैट मोमेंट इट्स न्यू दे कैन डू सो। जैसे अपन ने देखा सीपीआर के समय ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट शुरू हो जाता है। एडमिशन के समय में आपने देखा कि ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया और इसके बाद में नया एग्रीमेंट आ गया। रिटायरमेंट के समय भी और डेथ के समय भी ऐसा होता रहा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि पार्टनरशिप की डिसॉल्व होने से फर्म डिसॉल्व हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। वो डिपेंड करता है पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के ऊपर कि वो चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं। लेकिन अगर वो चलाना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नए एग्रीमेंट के साथ में चला सकते हैं। बट वंस द फर्म इज डिसॉल्व, एट दैट मोमेंट वी कैन से द पार्टनरशिप विल बी कंपल्सरीली डिसॉल्व। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है। तो अब क्या करें? क्वेश्चन ये बनता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन होता कैसे? तो उसके दो तरीके हैं। एक तो वॉलंटरी, जैसे पार्टनरशिप ने वॉलंटरी बनाई थी, किसी ने दबाव तो नहीं डाला, तो नोबडी कंपेल्ड यू टू फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म, यू नो। ऑल द पीपल एक्चुअली हु वर इन द पार्टनरशिप, दे केम टुगेदर एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट द बिजनेस इन द पार्टनरशिप, then they started. Similarly, if they want to close down, then if they all are ready, then they can close it. तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉलंटरी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जा सकता है और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ये दो मेथड हो गए। तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट की अगर अपन बात करें तो वो सेक्शन 40 से लेके 43 तक आता है, और सेक्शन 44 में वहां पर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट से रिलेटेड आता है। अगर अपन बात करें यहाँ पर फर्स्ट केस की कि वॉलंटरी डिसोल्यूशन कैसे होता है, तो वहां पर अंडर सेक्शन 40 क्या बोलता है, देखिए अपन यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 40। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है व्हेन ऑल द पीपल आर रेडी टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप फर्म यूनानिमसली, देन दे कैन डू सो, बिकॉज द पार्टनरशिप स्टार्टेड एक्चुअली थ्रू दिस वे ओनली। वो स्टार्ट भी तो ऐसे हुआ था जब सब लोग तैयार हो गए थे, स्टार्ट कर दिया। जब सब लोग तैयार हैं, खत्म करने के लिए बोल रहे हैं तो खत्म कर दो। तो इस तरह से अंडर सेक्शन 40 जब सारे के सारे पार्टनर्स तैयार होता है तो वो पार्टनरशिप को खत्म कर देता है, पार्टनरशिप फर्म को खत्म कर देता है। आई मीन टू से दैट। अब सेक्शन 41 क्या बोलता है? सेक्शन 41 बोलता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। इसमें दो कंटेंट आता है। When all but one partner of the firm becomes insolvent, या तो सारे के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर सब पार्टनर में से एक को छोड़कर सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है।
तो उस समय भी अगर एक बंदा बचेगा, वो सोलवेंट है, बाकी सारे के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप में चला जाएगा, तो इसका मतलब फर्म खत्म हो जाती है। तो दूसरा, when the business of the firm becomes unlawful, if the business of the firm goes against the law of the land, at that moment actually it will be good for the partners to close down its business, to close down its the firm। तो इस तरह से क्या है कि जब अनलॉफुल हो जाता है, लॉ ऑफ द लैंड के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, अगेंस्ट में चला जाता है, तो उस कंडीशन में भी फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। सेक्शन 42 क्या बोलता है, बाय हैपनिंग ऑन एन इवेंट। ये जो ABCD लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी अगर एक इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट पे भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। नंबर, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, एक पर्टिकुलर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो उसके बाद फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि बाकी लोग बोलेंगे कि ये बंदा इंसॉल्वेंट हुआ तो इसका पेमेंट हम लोगों को करना पड़ा, कल अगर कोई और हो गया तो उसका पेमेंट भी हमको करना पड़ेगा, बिकॉज we know it very well, there is a feature of the partnership, and what's that? Unlimited liability. So if one of the partner declared insolvent at that moment, actually his liability will be paid out by the rest of the partners. तो इस तरह से क्या है कि just to avoid the forthcoming troubles, actually the rest of the partners can take the decision that we do not want to continue this particular firm. इस तरह से क्या है कि वो वहाँ पर खत्म किया जा सकता है। बी क्या बोल रहे हैं, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, किसी पर्टिकुलर पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है और वो पर्टिकुलर पार्टनर अगर मान लेते हैं कि वो एक्टिव पार्टनर होता है, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव पार्टनर होता है, और अगर वही चला गया तो बाकी पार्टनर्स कैन टेक द डिसीजन एक्चुअली कि छोड़ो, अब वही चले गया तो क्या फायदा, छोड़िएगा, बंद करो फॉर्म। इस तरह से भी वहां पर हो सकते हैं। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फर्म किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट की गई थी, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो इसके बाद भी उस फर्म को बंद किया जा सकता है। एंड डी, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, अगर मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फर्म स्टार्ट की गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल 3 years या 4 years या 5 years, नाउ द पीरियड इज ओवर एंड आफ्टरवर्ड्स एक्चुअली दैट फर्म विल ऑटोमेटिकली बी डिसॉल्व बिकॉज द टाइम इज ओवर, ऐसे अपन बोल सकते हैं। नाउ सेक्शन 43 क्या बोलते हैं, बाय नोटिस, ठीक, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म इज नॉट फिक्स्ड and it is at will, any partner by giving notice to other partner can dissolve the firm। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते समय हमने उसका कोई पीरियड फिक्स नहीं किया है, इसका मतलब क्या है कि दिस इज द पार्टनरशिप फर्म विच इज बेस्ड ऑन एट द बिल ऑफ एनी पर्टिकुलर पार्टनर ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इसका मतलब पार्टनर्स की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। दिस इज हाउ वी कैन से दिस इज द पार्टनरशिप फर्म which is based on the bill of the partners। इसका मतलब उनकी डिजायर, उनकी बिल के ऊपर डिपेंड करता है। अब अपन देखें यहाँ पर कि मान लेते हैं कहीं कुछ ऐसा ड्यूरेशन फिक्स नहीं था, तो ऐसी कंडीशन में अगर एक पर्टिकुलर पार्टनर एक नोटिस देता है बाकी लोगों को कि ये फॉर्म को क्लोज किया जाए तो क्लोज हो जाएगी, खत्म। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं यहाँ पर अंडर सेक्शन 43 बाय गिविंग द नोटिस द फर्म कैन बी डिसॉल्व। नाउ बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 44, इसका मतलब क्या हुआ कि कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अगर अपन बात करें यहाँ पर क्या है वो, तो अंडर सेक्शन 44 बोलते हैं द कोर्ट में ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर ऑर्डर द डिसोल्यूशन of the firm under the following circumstances on an application by a partner। इसका मतलब क्या है कि if there are 4 partner, 5 partner, 3 partner, right, उनमें से कोई एक पार्टनर जाकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर फर्म को बंद किया जाए, ठीक, तो वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जहां पर वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कोर्ट एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है, वो पार्टनर किस किस बेसिस पे जाकर वो एप्लीकेशन दे सकता है। यहां पर लिखा हुआ है नंबर 1, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम एन अनसाउंड माइंड। मान लेते हैं कि कहीं जो पार्टनर्स हैं उनमें से कहीं कोई बंदा है वो अनसाउंड माइंड हो गया है, इसका मतलब क्या है कि दैट पर्टिकुलर फेलो इज नॉट इन अ पोजीशन टू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, ओके, और ही इज नॉट मेंटली फिट लाइक दिस वी कैन से। तो उस कंडीशन में बाकी लोग उसको मिसयूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। इस वजह से वहां पर वो पर्टिकुलर पार्टनर जाकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस फर्म को क्लोज किया जाए। दूसरा लिखा हुआ है वहां पे व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्टिकुलर पार्टनर उस पार्टनर को छोड़कर जो उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर
एक सूट फाइल कर रहा है, उसको छोड़कर बाकी जितने भी पार्टनर बचे हुए हैं उनमें से कोई एक पार्टनर है जो कि परमानेंटली इनकेपेबल हो गया है, परमानेंटली स्थायी रूप से वो केपेबल नहीं रहा कि वो अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर सके, ऐसी कंडीशन में वो कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस पर्टिकुलर फर्म को क्लोज किया जाए और कोर्ट कैन पास एन ऑर्डर टू डिसॉल्व दैट पर्टिकुलर फर्म। एक और लिखा हुआ, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट दैट मे हार्म द पार्टनरशिप। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर पार्टनर उस पार्टनर को छोड़कर जो सूट फाइल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो कि एक दोषी पाया गया है कोई गलत काम करने का, ठीक है, और वो पर्टिकुलर जो पार्टनर है वो फर्म को परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकता है, हार्मफुल है वो पर्टिकुलर पार्टनर फर्म के लिए, तो इस कंडीशन में भी फर्म को डिसॉल्व किया जाए, ऐसा वो एक कोर्ट को एप्लीकेशन दे रहे हैं। एंड कोर्ट कैन टेक द डिसीजन एंड पास एन ऑर्डर टू डिसॉल्व दैट पर्टिकुलर फर्म। एक और लिखा है वहां पे, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग अ सूट willfully or persistently commits breach of agreement। इसका मतलब वो पर्टिकुलर पार्टनर जो कि फाइल शूट कर रहे हैं कोर्ट में जाकर, उसके छोड़कर कोई और पार्टनर कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली जो ब्रीच ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन किया था, जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था, उसको ब्रीच कर रहे हैं। इसका मतलब उसको तोड़ रहे हैं, परमानेंटली कंटिन्यूसली कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी एक कोई पार्टनर फर्म का जाकर कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे सकता है कि इस पर्टिकुलर फर्म को क्लोज किया जाए, बिकॉज दिस पर्टिकुलर फेलो इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और द पार्टनरशिप डीड एक्चुअली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमने वहां पे लिखे थे उसको फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को क्लोज किया जाए। एक और लिखा हुआ वहां पे नंबर 5, व्हेन अ पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग द सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म्स टू द थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पार्टनर है जो कि उस फर्म में 1/5, 1/4 या 1/3 का या फिर 1/6 का एक शेयर रखता है, और उसने क्या किया, विदाउट taking rest of the partners into confidence, we can say that, कि बाकी लोगों को विश्वास में लिए बगैर, without taking all the rest of the partners into the confidence, that particular partner has transferred his entire share to the third party who is not familiar with the rest of the partner, वो उन लोगों को जानते ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो अपना इंटरेस्ट थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर देता है, वो थर्ड पार्टी रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स के टच में नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी पार्टनर जाकर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है कि इस फर्म को डिसॉल्व किया जाए, तो फर्म can pass an order to dissolve this particular firm like that। एक और लिखा हुआ, when the court is satisfied that the firm cannot be carried on except at a loss। ऐसे अपन बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि वो पर्टिकुलर फर्म जो है वो कई सालों से लॉस में चले आ रही है और वो अब प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती। The firm is facing the financial crisis actually for last 2, 3 years, 4 years, 5 years, and now the firm is not in a position actually to bounce back। At that moment actually one of the partner can apply to the court actually that let the firm be dissolved, and the firm can court can pass an order actually to dissolve that particular partnership firm। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। एक और लास्ट में लिखा हुआ है, when the court is satisfied that the dissolution is just and equitable due to some other reason। इसका मतलब क्या हुआ, जब कोर्ट को ये ऐसा लगता है कि कोई भी एक ऐसा रीजन जो कोर्ट को लगे सुटेबल है कि इस कंडीशन में ये फर्म का चलना ठीक नहीं है, तो उस समय उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये 7 पॉइंट है अंडर सेक्शन 44 में हम कह सकते हैं यहाँ पर कि कोर्ट इंटरफेयर करके आपकी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। नाउ आई होप दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एक्चुअली कि किस तरह से हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। तो मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, देयर आर 2 मोड्स, नंबर 1 वॉलंटरी एंड नंबर 2 बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, लाइक दिस एक्चुअली वी कैन से। बात करिए यहाँ पर कि जब डिसोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी होगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, एसेट्स को बेच के एक्सटर्नल लायबिलिटी को पेमेंट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं तो इसका काम होगा ना, तो इसका मतलब एसेट्स को बेचना है
और उसके बाद में एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करना है, तो फिर बैलेंस बचेगा तो उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं वो रियलाइजेशन अकाउंट कहलाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट इज सेट टू बी द रिकवरी अकाउंट, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कितना कितना किस एसेट से मिला और कितना कितना हमने सेटल किया अपनी लाइबिलिटीज को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन द पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर if any particular partner has lended the money to the firm, at that moment actually we need to prepare his loan account first of all, and afterwards only we have to prepare the capital account, and then we have to finalize their payment. Partners का payment सबसे बाद में होगा, and then one more account is to be prepared by us, and that is called cash account or bank account, depends upon the balance given in the balance sheet. तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 अकाउंट हमको बनाने हैं, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट, लाइक दैट, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, और इससे रिलेटेड एंट्रीज होंगी। बस इतना छोटा सा काम है। सो आई डू होप दैट यू मस्ट हैव गॉट द सफिशिएंट आइडिया अबाउट द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म as far as the realization account and the partners loan account and the capital account and the cash account is concerned। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसकी सारी एंट्रीज, फॉर्मेट, ठीक। Till then, take care of yourself and keep watching. Thanks.